नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को बना रहे हैं। ये नई मिसाइल दुश्मन देश के अवाक्स यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल वाले प्लेन्स को मार गिराने में कारगर होगी। अवाक सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से भारी और मध्यम श्रेणी के विमानों के ऊपर लगाया जाता है। इसकी मदद से विमान के अंदर बैठे ऑपरेटर एक निश्चित दूरी तक हवाई जहाजों और मिसाइलों की उड़ान पर नजर रख सकते हैं। ब्रह्मोस उपक्रम के संयुक्त निदेशक अलेक्जेंडर मिकोशेव ने बताया कि ब्रह्मोस का नया वेरिएंट 2024 तक तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नई मिसाइल एक साथ कई निशानों को साधने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को इस मिसाइल के एयर वेरिएंट से लैस किया जाएगा। जैसे कि आप सबको पहले से मालूम है कि भारत और रूस पहले से ही इस सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर की योजना पर काम कर रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज बढ़ने से भारत की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट इंजन युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, लड़ाकू विमान से या फिर जमीन से दागा जा सकता है। और आपको बता दें कि ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वेरिएंट को सुखोई 30 MKI के बाद स्वदेशी LCA तेजस विमान पर भी लगाया जाएगा। सुखोई से तो कई बार इस मिसाइल का फायर टेस्ट किया जा चुका है। हवा से सतह पर मार करने में सक्षम 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता फिलहाल 290 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों, एक बहुत बड़ा कदम है भारत और रूस के द्वारा, और इससे कहीं ना कहीं चीन को भी टेंशन होगी कि आखिर ब्रह्मोस का घातक वेरिएंट पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि लेह में मिसाइल से लैस सभी 5 राफेल विमानों को तैनात कर दिया गया है और ये वहां पर उड़ान भर रहे हैं। ये पहली बार है जब राफेल विमान ने फुली लोडेड होकर LAC के नजदीक उड़ान भरी है। इससे भारत के युद्ध के लिए बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। लगातार चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 29 और 30 अगस्त को भारत ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी पहुंच बढ़ा दी है और एक टैक्टिकल हाइट पर कब्जा कर लिया है। और यही नहीं, इसके बाद चीन ने गुरंग हिल और मगर हिल के बीच स्पंगुर गैप में अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी को तैनात किया है। अगली खबर की बात करते हैं तो DRDO को लेकर आ रही है। अब DRDO भविष्य के हथियारों पर काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बनाए जाएंगे। DRDO उच्च ऊर्जा वाले लेजर और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव की तरह लेजर गाइडेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWS विकसित करने की योजना बना रहा है। DRDO घरेलू उद्योग के सहयोग से 100 किलोवाट तक के अलग अलग DEWS वेरिएंट यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वेरिएंट को विकसित करेगा। साथ ही आपको बता दें कि DEWS एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसमें छोटे, मध्यम और लॉन्ग टर्म गोल्स निर्धारित होंगे। DRDO घरेलू उद्योग के सहयोग से करीबन 100 किलोवाट तक के अलग अलग DEWS वेरिएंट को विकसित करेगा और इनमें केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन और हाई पावर फाइबर लेजर सिक्रेटिव काली पार्टिकल बीम फॉर सॉफ्ट किल्स जो किसी भी आने वाली मिसाइल और एयरक्राफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जा सकते हैं। DRDO ने ऑलरेडी 2 एंटी ड्रोन DEW सिस्टम्स को विकसित किया है जो कि अब घरेलू उद्योग की मदद से बड़ी संख्या में निर्मित होने वाले हैं। जबकि एक लेजर माउंटेड DEW है जिसमें 10 किलोवाट का लेजर 2 किलोमीटर की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को इंगेज करने में सक्षम है। इसके अलावा दूसरा एक कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड है जो 1 किलोमीटर रेंज के लिए 2 किलोवाट लेजर के साथ आता है। ये DEWS सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और क्षेत्रीय बलों के लिए बनाए जाएंगे। इनमें से 2 सिस्टम्स ऐसे हैं जो किसी भी माइक्रो ड्रोन को जाम कर सकते हैं या उनके कंट्रोल लिंक्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकते हैं, वो भी लेजर बेस्ड DEWS के द्वारा। हालांकि ये DEWS अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी आदि में विकसित होने वालों की तुलना में उतने शक्तिशाली नहीं है। अगले दशक के लिए भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने तकनीकी रोड मैप बनाया है जो सेना और वायुसेना के लिए कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इस चरण में 6 से 8 किलोमीटर की रेंज में छोटे हवाई लक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार सिस्टम को नष्ट करना हो सकता है और दूसरे चरण में इसकी रेंज करीबन 20 किलोमीटर होगी जिसे ऐसे सॉफ्ट स्किन व्हीकल से ले जाया जा सकता है जिसमें ट्रूप्स भी जा सकते हैं। यानी कि भविष्य के लिए DRDO की प्लानिंग तैयार हो चुकी है और काली जैसे वेपन जो आप बात करते हैं वो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं और आने वाले कुछ ही सालों में आपको ये सब भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बलों में देखने को मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो दुष्ट चीन की चतुराई यानी कि चालाकी को लेकर आ रही है।
दरअसल चीन की एक टेक कंपनी ने दुनिया भर के लोगों का डेटा जुटाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि झोंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया भर के देशों में मिलिट्री और खुफिया जानकारी जुटा रही थी, लेकिन ये डेटा लीक हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि दुनिया भर में करीबन 2.4 मिलियन लोगों के बारे में डेटाबेस तैयार किया गया है। ये डेटा सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए तैयार किया गया है। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी ने बताया है कि लीक हुए डेटाबेस से लगभग 2,50,000 लोगों के रिकॉर्ड को रिकवर किया जा सकता है। इनमें 52,000 अमेरिकी, 35,000 ऑस्ट्रेलियाई और लगभग 10,000 ब्रिटिश नागरिकों से जुड़ा डेटा शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि चीन के झेंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लगभग 10,000 भारतीयों का डेटा भी एकत्रित किया है और ये सब सोशल मीडिया पर लाइक और उनके कमेंट तक, उनकी हर वो किस जगह जाते हैं, कहाँ उनके दोस्त हैं, किस विचारधारा के, ये सारी चीजें चीन के पास मौजूद हैं। यही नहीं, चीन की नजर देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बिजनेसमैन, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, सांसद और खिलाड़ियों पर टिकी है। चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए काम करने का दावा करने वाली ये कंपनी दूसरे देशों के लोगों पर नजर रखती है। इसमें राजनीतिक, सरकारी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिल्म समेत कई अन्य क्षेत्र के लोगों और संस्थानों की निगरानी की जाती है। यानी कि चीन की एक बहुत बड़ी चाल सामने आई है। इसीलिए भारत ने इसके सोशल मीडिया जो ऐप्स थे उन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन डेटा उस तक पहुंच रहा था। हमारा धीरे धीरे जो हमारी जो प्राइवेसी थी हमारी, वो कहीं ना कहीं पहुंच रही थी चीन के पास और वो इसका मिसयूज कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर हैरान कर देने वाली और चिंता को बढ़ाने वाली आ रही है। दरअसल नेपाल एक ऐसी हरकत कर रहा है जिसको सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल की हिम्मत जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। भले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन का गतिरोध चल रहा है और ऐसे में नेपाल इसका फायदा उठा रहा है और ऐसे में नेपाल का केपी शर्मा ओली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कालापानी क्षेत्र से सटे 3 गांव में रहने वाले लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने और नेपाल की दावेदारी के लिए उन लोगों को जमीन, घर और पैसों का वादा कर रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की जो मुख्य पहाड़ियां हैं उस पर भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है और ऐसे में उस वक्त चीन की मदद नेपाल ने की और नेपाल ने बाकायदा जो ट्राई जंक्शन है भारत, नेपाल और चीन का, उसके बीच अपने सैनिकों के साथ साथ अपने लोकल नागरिकों को चीन की सहायता के लिए वहां पर भेज भी रखा है। सूत्रों ने बताया कि नेपाल सरकार के लिए काम करने वाले एजेंट कुटी, नाभी और गुंजी गांव के रहने वाले लोगों के संपर्क में है और ये कालापानी क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में उन्हें नेपाल के प्रति, मतलब कि वहां के गांव के लोगों को नेपाल के प्रति वफादारी करने का लालच दिया जा रहा है। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित इन 3 भारतीय गांव के स्थानीय लोग, जो कि नेपाल में दारचूला के लोगों के साथ रोटी बेटी का संबंध साझा करते हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि ये जो एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं नेपाल की सरकार के लिए, ये उन ग्रामीणों के साथ फोन के माध्यम से भी सीधे जुड़े हुए हैं। साथ ही उनको सिम कार्ड यानी कि नेपाली सिम कार्ड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इन 3 गांवों में लगभग 850 से अधिक निवासी हैं। सूत्रों ने कहा था कि हालांकि पहले कुछ संकेत मिले थे कि नेपाल इस तरह की चालों का सहारा ले सकता है, विशेष रूप से कालापानी के अपने क्षेत्र में होने का दावा करने के बाद ग्रामीणों के साथ भूमि, धन और नेपाली नागरिकता के लिए लुभाने की कोशिशें कई गुना उसने बढ़ा दी है। और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कालापानी भले ही नेपाल ने अपने मैप में शो कर रखा है, लेकिन कालापानी भारत के पास मौजूद है और भारत का ही हिस्सा है। यानी कि कितनी बड़ी चाल नेपाल के सामने आई है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसके पास ये पैसा कहां से आ रहा है। आपको ये बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये उन लोगों को पैसा देने तक भी तैयार है कि वहां की नागरिकता लें, ताकि ये क्लेम कर सके कि वो एरिया इनका है और यहां पर नेपाल अपना दावा करता है। दोस्तों, नेपाल के इस कदम के लिए आप क्या कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जापान को लेकर। दरअसल अब जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे शिंजो आबे के करीबी योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी का नया नेता चुना गया है। इस तरह उनके अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। सत्तारूढ़ पार्टी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए हुए आंतरिक मतदान में सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 377 वोट प्राप्त हुए, जबकि अन्य दावेदार को 157 वोट हासिल हुए। शिंजो आबे ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुगा ने कहा है कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना और इस महामारी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।